दोस्तों, हमारे कानून बनाने वालों ने या संविधान बनाने वालों ने यूं तो हमारे सिस्टम को, हमारे संविधान या कानून को 3 पिलर्स में बांटा है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसको आप हिंदी में यूं भी समझ सकते हैं: विधायिक, न्यायपालिका और कार्यपालिका। हालांकि इन तीनों ही सिस्टम से ही हमारा पूरा सिस्टम और कानून व्यवस्था चलती है। लोगों को भरोसा है कानून पर और लोगों का अब कानून से भरोसा उठता भी चला जा रहा है। दोस्तों, ये सब है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमारे देश में कानून का ठीक तरीके से पालन नहीं होता। जब भी किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके अंदर 3 चीजें मेन फोकस की जाती हैं। पहली चीज, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो पहले उसकी अरेस्ट होती है। अरेस्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट साहब तय करते हैं कि उसको जेल भेजा जाएगा या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। बट आजकल तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में जिसकी लाठी उसी की भैंस, इस तरह का एक सिस्टम चलता जा रहा है। जैसे कि अभी लाइव एग्जांपल हमारे सामने आया विकास दुबे का। दोस्तों, हालांकि विकास दुबे जैसे गुंडों की हमारे समाज को या हमारे देश को या किसी भी सभ्यता को जरूरत बिल्कुल नहीं है कि गुंडों का, या फिर इन गुंडों को आप एक नाम दे सकते हो टेररिस्ट। गुंडागर्दी से भी आगे निकलकर जब किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उनको हम टेररिस्ट की ही संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों, बेशक चाहे टेररिस्ट कोई रहा हो, टेररिस्ट अगर रहा हो तो हमारे पास कसाब का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कसाब ने कितने ही लोग मारे, बट फिर भी उसके ऊपर एक ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद में उसका अंजाम तक उसको पहुंचाया गया। यहां तो देखने को ऐसा लगता है कि इतनी जल्दबाजी थी यूपी पुलिस को उसको ठोकने की, उसको जान से मार देने की या उसका एनकाउंटर कर देने की, कि किसी भी तरह के प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, किसी भी तरह का सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया गया। दोस्तों, मैं 1 बाय 1 आपको सब चीजें बताऊंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहले कि क्यों विकास दुबे ने जाकर मंदिर में ही क्यों सरेंडर किया। दूसरी बात, विकास दुबे चिल्ला चिल्लाकर क्यों बोल रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। और तीसरी बात, जब पुलिस यहां से लेकर गई तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, और भी चीजें। साथ ही क्या पुलिस किसी का एनकाउंटर ऐसे कर सकती है। दोस्तों, पहले एनकाउंटर पर ही मैं आता हूं क्योंकि एनकाउंटर के ऊपर ये पूरी वीडियो है। दोस्तों, एनकाउंटर नाम का शब्द हमारी पूरी कानून की किताबों में कहीं पर है ही नहीं। शब्द जरूर देखने को मिलता है मुठभेड़। मुठभेड़ जो कि आता है CRPC 46 के अंदर, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारे देश का है 1973 का। उसमें CRPC 46 में बताया जाता है कि यदि कोई भी आरोपी, कोई भी क्रिमिनल, या फिर जब वो एक्यूज बना है किसी भी क्राइम को करने के बाद में, तो उसके ऊपर पुलिस उतने ही बल का इस्तेमाल करेगी जितना कि उसके लिए जरूरत है। साथ ही उसको गोली चला सकती है उस व्यक्ति के ऊपर या उस एक्यूज के ऊपर जिसके ऊपर दोष हो, जो कि सजाए मौत तक जा सकता है या फिर उम्र कैद तक जा सकता है। उसके ऊपर पुलिस बिल्कुल गोली चला सकती है, बट गोली पहले उसके पैरों में चलाएगी। ऐसा नहीं कि सीधा उसको मार ही देगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल या निशान है यहां पर अगर देखा जाए। सबसे पहली बात तो आती है कि विकास दुबे ने मंदिर में जाकर ही सरेंडर क्यों किया। दोस्तों, हमारे देश का कानून ये बोलता है कि मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद हो या फिर कोई भी गुरुद्वारा हो, यहां पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई जाके उसके अंदर छुप जाए तो उसको पुलिस लेकर जरूर आएगी, बट उसको वहां पर अरेस्ट नहीं करेगी, साथ में अपने जो असला होगा उसके साथ नहीं जाएगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, इसी विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग के साथ, जिस तरह कोई भी शातिर अपराधी किस तरह को अंजाम देता है किसी घटना को, उसको पता था कि अगर मैं इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा हर तरह से कि मैं ही हूं विकास दुबे, मुझे पकड़ लिया गया है, तो शायद मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। इस एनकाउंटर से बचने के लिए ही उसने ये सब चीजें की। पुलिस को पावर है CRPC 41 में अरेस्ट करने के लिए। वहां पुलिस इसको पकड़ती है। पुलिस पकड़ते ही वहां पर उज्जैन की पुलिस इत्तला कर देती है यूपी पुलिस को, कानपुर पुलिस को, कि वो आए। STF की टीम वहां से आती है इसको अरेस्ट करने के लिए, पहुंचती है उज्जैन में और लेकर जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, जब किसी भी एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट को जब किसी भी अपराधी को सौंपती है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है ये समझिए आप। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है कानपुर में, अब वो आकर छुप गया है यहां पर उज्जैन में। उज्जैन में किसी ने पकड़ लिया तो उसको पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर जाया जाएगा और कहा जाएगा वो घटना घटित हुई है कानपुर में, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको ऑर्डर देंगे कि इसको ले जाया जाए वापस कानपुर और वहां पर जाके इसका ट्रायल चलाया जाए, वहां पर जाके इसकी पूरी कानूनी कार्रवाई चलाई जाए। यहां पर तो ट्रांजिट रिमांड तो छोड़ो, यहां पर तो कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया। और विकास दुबे को वहां की पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने अरेस्ट तो छोड़ो, वहां पर FIR तक लॉन्च नहीं की, कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं की और सौंप दिया इसको कानपुर की पुलिस को, कानपुर की STF को। STF लेकर जाती है, बीच में ही देखने को मिलता है कि अगली सुबह उसका एनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, एनकाउंटर तो उसका होना ही था, क्योंकि इस चीज के लिए तो बहुत सारी चीजें अगर देखो, सारी सोशल मीडिया पर जिस दिन वो अरेस्ट हुआ, जिस दिन उसने सरेंडर किया, उसी दिन सब सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था कि इसका एनकाउंटर होगा और सभी
लोग, जितने भी कानूनी जानकार हैं, सब लोग जानते भी थे कि इसको पुलिस मार ही देगी, इसका एनकाउंटर हो ही जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है कि वो भाग रहा था, पिस्टल छीन के भाग रहा था। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, एसटीएफ जो टीम होती है खुद अपने आप में कमांडो होती है, और कमांडो से किसी इजीली उसका हथियार छीनना इतना आसान नहीं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ऐसे अपराधियों को जिनमें की सजाए मौत या फिर उम्र कैद तक सजा हो सकती है, ऐसे अपराधियों को पुलिस हमेशा हथकड़ी लगाकर साथ लेकर जाती है, उसके हाथ खुले थे। और अगर उसने हथियार छीन लिया तो मतलब एसटीएफ का जो जवान जिससे कि वो हथियार छीन लिया, मतलब वो कमांडो की ट्रेनिंग तो उसने नहीं ली कि अपने हथियारों को किस तरह से वो लोग साथ में रहेंगे। एक जजमेंट आया था जरूर एक सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बताया गया था कोई भी जो हथियार किसी भी पुलिस वाले के पास होगा वो एक बेल्ट से लगा हुआ साथ में होता है कि वो छीना ना जा सके। क्या उसने वो सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए थे? इसके बाद अगर देखते हैं गाड़ी के कितना ज्यादा दूर वो सरक गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होता है, रिगड़ खाती है, रोड पर कितने स्केचेस आते हैं, बला बला और भी बहुत सारी चीज। साथ में ही विकास दुबे को 5 गोली मारी जाती है, जिसमें कि 4 गोली उसके सीने में लगती है और 1 गोली उसके हाथ में लगती है। दोस्तों अगर देखा जाए, अगर पुलिस को एनकाउंटर करना है तो वो भाग रहा था हथियार लेकर, तो इसका मतलब पुलिस उसके ऊपर पीछे से वार करेगी, ना कि आगे जाके वार किया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों अगर देखी जाए। अब बात आती है कि विकास दुबे जैसे गुंडे बनते ही क्यों हैं, इन गुंडों को संरक्षण देता कौन है, इन गुंडों को पालता कौन है? दोस्तों पालना, सब कुछ देखना हमारे देश के जो सिस्टम है उसका फेलियर है इसका एनकाउंटर। दोस्तों ये जो एक एनकाउंटर हुआ है, ये एनकाउंटर एक गुंडे का नहीं है, ये एनकाउंटर एक गुंडे विकास दुबे का नहीं है, ये एनकाउंटर है हमारे देश के सिस्टम का, हमारे देश की कार्यप्रणाली का, हमारे देश के कानून की व्यवस्था का। दोस्तों किसी भी अपराधी को, चाहे वो अपराधी कितना ही ज्यादा क्रिमिनल मतलब क्रूर प्रवृत्ति का चाहे क्यों ना रहा हो, पहले उसको कोर्ट के सामने लेकर जाया जाता है, वहां कोर्ट में जाके उसको जज साहब बताते हैं कि उसका करना क्या है, उसको जेल भेजा जाएगा या क्या उसको दंड दिया जाएगा। बट यहां आजकल देखा जाए तो पुलिस अपने आप में ही बहुत तेजी में है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक सर्वे हुआ था एनडीटीवी का 2018 में, जिसमें कि एनडीटीवी ने खुद अपना एक भेष बनाया या फिर वो बिजनेसमैन बने और जाकर वहां की पुलिस से मिले, और पुलिस जाकर बोला कि ये एक व्यक्ति है जिसको हमें फंसाना है, आप इसको जाकर कोई एक बैंक रॉबरी केस लगाकर और इसका आप एनकाउंटर कर दो। तो एनकाउंटर करने पर बहुत सारे पुलिस वाले इस बात के लिए राजी भी हो गए। 8 लाख के लगभग रकम थी वो जो एनडीटीवी ने खुलासा किया था इस बात का। तो आप समझ सकते हो किसी का भी एनकाउंटर करवाना यूपी पुलिस से कोई बड़ी बात नहीं। यूपी पुलिस के ऊपर 800 से भी ज्यादा फर्जी एनकाउंटर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिसके ऊपर अभी भी इंक्वायरी चल रही है, जिसके ऊपर अभी भी पूरी छानबीन चल रही है क्या कुछ हुआ था उन चीजों के अंदर। दोस्तों एनकाउंटर करना बड़ा ही आसान है, सीधा पुलिस 2-3 चीजों का हवाला देती है इसके अंदर। पहली बात यह कि हमारा हथियार छीनकर वो भाग रहा था दोस्तों। क्या एक पुलिस इतनी लाचार है कि क्या वो बच्चा है कि उसके हाथ से खिलौना छीनकर कोई इंसान भाग जाता है? दूसरा बोलते हैं कि जिसके बताया है उसमें कि जो आरोपी जिनका एनकाउंटर किया गया 9 तारीख को, जिसमें एनकाउंटर किया गया कि गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर के लिए जब हम रुके तो वहां से वो भागने लगा हमारा हथियार छीनकर। दोस्तों हर जगह पर घूम फिर के 2-3 बातें क्यों आती हैं? हथियार छीनकर भागना, हथियार छीनकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना, या गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठीक कराते हुए वो अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा खुद बोलता है, 80 सीआरपीसी में अगर आप देखते हो तो सीआरपीसी 80 में ये बताया गया है कि ट्रांजिट रिमांड लेना होता है। ट्रांजिट रिमांड के बाद में एक पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को उसको सौंप देती। इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया था। दोस्तों ये इतना बड़ा गुंडा बना क्यों? इतना बड़ा गुंडा बना ये हमारे सिस्टम की सपोर्ट से, नेताओं की सपोर्ट से, या फिर पुलिस वालों की मिली भगत से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस वाला अपने पर आ जाए या पुलिस अपनी अच्छी ड्यूटी पर आ जाए तो मैं ये कहावत है बोली जाती है कि किसी मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। और दोस्तों ये सच है, पुलिस अपनी अगर ड्यूटी करते हुए निष्ठा से करे, अगर ड्यूटी करे पुलिस बिल्कुल ईमानदारी से, तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस के सामने से कोई भी अपराधी बचकर नहीं भाग सकता है। पर दोस्तों है क्या, पुलिस भी मजबूर हो जाती है जब देखते हैं नौकरशाही जो हमारे हिंदुस्तान में चलती है इतनी ज्यादा, और चलती है साथ में ही जो एक दबाव बना रहता है पॉलिटिशियंस का पुलिस वालों के ऊपर। ये भी आप मान सकते हो, ये भी हमारे सिस्टम का फेलियर ही है। दोस्तों 2001 में संतोष शुक्ला जो कि स्टेट मिनिस्टर थे उस टाइम बीजेपी के, उसको ये विकास दुबे पुलिस स्टेशन में घुसकर गोली मारता है, और 15 पुलिस वाले खुद उसके चश्मदीद थे, आई विटनेस थे। उसके बावजूद वो इस केस से बाहर निकल जाता है विकास दुबे, और जल्दी से उसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं होता जिससे लगे कि हाँ उसी ने ये क्राइम किया था। उसके बाद और भी दर्जनों उसने क्राइम के 60 से भी ज्यादा मुकदमे उसके अगेंस्ट दर्ज हैं पुलिस स्टेशन में, चाहे वो किडनैपिंग हो, मर्डर हो, हाफ मर्डर हो, चाहे किसी भी तरह की जबरन वसूली हो। ऐसे बहुत तरह के जो सीरियस नेचर के अपराध हैं वो सारे ही मुकदमे उसके ऊपर लॉन्च थे, उसके ऊपर सारे ये लगाए गए थे। और दोस्तों अगर देखा जाए पुलिस की इतनी बड़ी मिली भगत की वहां पर पुलिस कब दबिश करने जा रही है, पुलिस कब रेड करने जा रही है, पुलिस वाला ही इत्तला कर देता है, पुलिस वाला ही इंफॉर्मेशन कर देता है। दोस्तों इस
चीज़ों को बताने का सिर्फ मेरा आज का रीज़न बस यही था कि जो पूरा जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर को आप समझें और साथ में ही समझें कि इस तरह की गुंडों की हमारे समाज को, हमारे देश को या हमारे पूरे सिस्टम को ज़रूरत है। सिस्टम को ज़रूरत हो सकती है क्योंकि अक्सर ये जो नेता लोग गुंडे पालते ज़रूर हैं ये लोग। अगर देखे जाए इन चीज़ों की, अगर सिस्टम ही हमारा ठीक सुधर जाए तो शायद इस तरह के गुंडे दोबारा से पनप नहीं पाएंगे, दोबारा से आगे नहीं आ पाएंगे और इस तरह के गलत जितना हीनियस क्राइम किया है 8 पुलिस वालों को मारने का, बिना यहाँ वहाँ देखे पूरी तैयारी से बैठना और टेररिस्ट की तरह उनके ऊपर अटैक कर देना, 8 पुलिस वालों के ऊपर उनको मार देना, दोस्तों ये अपने आप में ही शर्मसार कर देता है पूरे हमारे हिंदुस्तान के सिस्टम को। दोस्तों इन चीजों को पहले आप समझें कि चल क्या कुछ रहा है। यहाँ पर एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर से पहले ही प्री प्लान चीजें होती हैं, ट्रांजिट रिमांड तक नहीं लिया जाता है। इतने सारे सवालों घेरे में पुलिस आ जाती है कि वो सवालों का जवाब देते देते खुद शायद वो सवाल एक बन जाएगी कि ऐसा एनकाउंटर हुआ क्यों। दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है, हम या फिर हमारा समाज ऐसे लोगों का जब एनकाउंटर होता है तो खुद तालियां बजाते, क्लैपिंग करते और बोलते हैं कि हाँ ये एनकाउंटर ठीक हुआ। दोस्तों अगर ऐसे एनकाउंटर होने लगे तो हमारे देश का सिस्टम या हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ठीक नहीं रह जाएगी। पुलिस को एक रास्ता मिल जाएगा लोगों का एनकाउंटर करने का। और दोस्तों हमारे देश का कानून खुद ये बात बोलता है कि बेशक से 100 गुनाहगार छूट जाएं, बट एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए और ऐसा जरूर होगा अगर यही सब चलता रहा। दोस्तों 800 लोगों की एलिगेशंस की इंक्वायरी चल रही है यूपी पुलिस के ऊपर, तो क्या उनमें से कितने लोग बेगुनाह होंगे जिनका एनकाउंटर कर दिया गया। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊं, अगर पुलिस को ऐसे अगर चीजों में ही अगर हमारा समाज इनको तारीफ करता रहा तो किसी ना किसी दिन किसी निर्दोष का बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने ही ये चीज आएगी कि उस निर्दोष का एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। दोस्तों तारीफ करना ठीक है, हमारे देश का एक सिस्टम है, पूरा एक क्रिमिनल ट्रायल चलता है। अगर क्रिमिनल ट्रायल चलता तो बहुत सारे नाम आगे आते, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल बेपर्दा हो जाते, साथ में बहुत सारे पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस लगते वो एक चीज अलग थी। इस विकास दुबे का जिंदा रहना बहुत जरूरी था ताकि पता चलता कि पूरा सिस्टम में जो काम चल रहा, सिस्टम सब कुछ था क्या, कौन कौन इसके शायद दे रहा था, कौन कौन इसके सपोर्ट दे रहा था। ये आदमी लगभग 1 हफ्ता तक फरार रहा या वहां घूमता रहा, आता जाता रहा, पैसे की इसको जरूरत नहीं पड़ी होगी, पैसा कहां से आ रहा था, कॉन्टेक्ट कैसे कर रहा था, कैसे आने जाने की व्यवस्था कर रहा था, ये सब कुछ हमारे सामने आना चाहिए था। ये सब कुछ हमारे सामने आना चाहिए था, चीजों की पोल खुलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चलता कि कैसे इन तरह के गुंडों को शह देकर इतना बड़ा बदमाश बना दिया जाता है और बाद में यही पुलिस जब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसका एनकाउंटर कर देती है। दोस्तों हमारे देश के कानून से, हमारे देश की कानूनी व्यवस्था से देखा जाए तो एक तरह से लोगों का विश्वास उठ सा गया है। क्यों उठ सा गया है? क्योंकि एक एक केस चलता है, सालों साल कोर्ट में चलता रहता है, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होती और कई सालों के बाद जो मुलजिम होते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े क्राइम करके आते हैं, वो लोग छूट जाते हैं। इसीलिए शायद हो सकता है कि हमारे देश के लोग सोचते हैं कि अभी किसी को पकड़ा, कुछ ही टाइम उसका एनकाउंटर कर दिया तो चैप्टर खत्म, केस खत्म, बिल्कुल ना सुनवाई ना कुछ और बिल्कुल उसकी सजा दे दी गई। दोस्तों अगर ऐसा ही होता रहेगा, अभी पहले हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ में ऐसा गलत काम हुआ था, उनको एनकाउंटर मार दिया गया। अब दूसरा केस ये सामने आया जिसमें जहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको सीधा ठोक दिया, उसको सीधा मार दिया। शायद इसीलिए हमारे देश में बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बस दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वो ठीक है कि इस तरह गुंडों का एनकाउंटर होना चाहिए, बट आप इससे भी बिल्कुल अपना मुंह ना मोड़ें कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी कोई बेगुनाह मारा जाएगा पुलिस के हाथों और हम लोग सिर्फ ताली बजाते रह जाएंगे कि हाँ ये एनकाउंटर ठीक हुआ।